प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो चुका। अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है। तो आज हम लोग छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं कि आखिर हमारे देश का विभाजन क्यों हुआ, हमारे देश का विभाजन क्यों हुआ और इसकी मूल वजह क्या थी। इस मूल वजह को हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति भारत की ऐसी पहली क्रांति थी जिससे अंग्रेजों को बहुत बड़ा झटका लगा। इस क्रांति में हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया और ये बात अंग्रेजों को समझ में आ गई कि आखिर भारत में जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सब इकट्ठे हो गए 1857 की क्रांति में। और यहाँ से उनका दिमाग देखिए कैसे चला। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस पर विचार शुरू कर दिया कि आखिर इन हिंदू और मुसलमान, इन दोनों को कैसे अलग किया जाए। उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर भारत में राज करना है तो हिंदू और मुसलमान के बीच में मतभेद कराना बहुत जरूरी हो गया है। उसी समय 1872 में ये आंदोलन चलता ही रहा और 1872 में विलियम हंटर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था भारतीय मुसलमान। विलियम हंटर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था भारतीय मुसलमान और इस किताब में इन्होंने भारत के मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक स्तर के विषय में खूब विस्तार से वर्णन किया कि भारत में मुसलमान कैसे गरीब हैं, कैसे अशिक्षित हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं, रोजगार नहीं, एकदम बिल्कुल बेकार। तो इस प्रकार ये जब 1872 में पुस्तक इन्होंने लिखी और इसका प्रकाशन हुआ और ये बात पुस्तक बहुत ही चली उस समय। और उस समय तक क्या हुआ करता था कि अंग्रेज नेता जो थे वो हिंदुओं को ज़्यादा वरीयता दिया करते थे। क्रांति के पहले और उसके 2-4-10 साल बाद तक अंग्रेज जो थे वो हिंदू नेताओं को ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। लेकिन जब ये पुस्तक आई और इनका एक विचार बदला कि देखा कि हिंदू लोग ज़्यादा एग्रेसिव होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इन्होंने हिंदू नेताओं को वरीयता देना कम किया और मुस्लिम नेताओं को वरीयता देना शुरू किया। और उन्होंने खोजना शुरू किया कि कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता है जिसको हम लोग अपनी तरफ मिला लें, जिससे कि वो जो है सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति नरम रवैया अपनाए। क्योंकि हिंदू तो बिल्कुल ही अंग्रेजों के खिलाफ थे उस समय, मुसलमान भी खिलाफ थे। लेकिन ये अंग्रेज लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा नेता पकड़ते हैं जो कि अंग्रेजों की वफादारी करे, अंग्रेजों की तरफ से बोले। और आंदोलन ये चल ही रहा था। 1857 के बाद तरह तरह के आंदोलन होते रहे। 1872 में भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक आई, विलियम हंटर ने लिखा। उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में यह बहुत जबरदस्त देखा गया कि भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी था, सभी लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ये बात अंग्रेजों को समझ में आ गई थी और अंग्रेज समझ गए थे कि भारत में रहना है तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद करना बहुत जरूरी है। उसी समय से, उसके बाद से इन्होंने हिंदू नेताओं को वरीयता कम कर दिया और मुसलमान नेताओं को जो है अपनी तरफ मिलाने का इन्होंने प्रयास किया। तो उस समय के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी नेता थे, आज भी देखा जाए कोई भी पार्टी बनाओ, कोई भी संगठन बनाओ तो 2-4 लोग 10 लोग विरोधी अपने आप आ ही जाते हैं।
तो उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने वाले नेताओं में सर सैयद अहमद खां का नाम बड़े जोर शोर से लिया जाता था और अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। ये समझ गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने वाला नेता अगर कोई है तो सर सैयद अहमद खां है, और सर सैयद अहमद खां को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिलाना शुरू किया। और सर सैयद अहमद खां को ये लगता भी था कि भारतीय मुसलमानों का यदि कोई हित हो सकता है तो अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करके नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर ये भारतीय मुसलमानों को शिक्षित करना चाहते थे, उनको रोजगार दिलाना चाहते थे, उनकी व्यवस्था ठीक करना चाहते थे। ये सर सैयद अहमद खां का अपना विचार था। तो ये जो है अंग्रेजों की तरफ हो गए। जब ये अंग्रेजों की तरफ हो गए तो उसके बाद कोई भी अगर कांग्रेस ये काम करती तो खट से उसका विरोध सर सैयद अहमद खां उसके विरोध में बोलना शुरू कर देते। जो काम अंग्रेज चाहते थे वही काम धीरे धीरे सर सैयद अहमद खां ने शुरू कर दिया। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन कोई करती तो जस्ट सर सैयद अहमद खां उसके विरोध में कोई न कोई बयान दे देते और अंग्रेजों के पक्ष में वो बयान चला जाता, जिससे अंग्रेजों को ये बहुत फायदा पहुंचाता। लेकिन 1898 में सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो गई। जब सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो गई तो इनके राजनैतिक उत्तराधिकारी बने थे मोहसिन मुल्क इनके राजनैतिक उत्तराधिकारी बने। मोहसिन मुल्क भी वही काम करने लगे, अंग्रेजों के फेवर में बयान देने लगे और अंग्रेजों की पॉलिसियों को बढ़ाने लगे। और अंग्रेज भी मुसलमान नेताओं को खोज कर लाने लगे, बढ़ाने लगे और हिंदू नेताओं को वरीयता थोड़ा कम कर दिए। यही सब चलता रहा, अंग्रेजी सरकार के मिल कमने लगे। और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मोहसिन मुल्क ने मिल करके 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली बात है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया है तो दूसरी पार्टी की क्या आवश्यकता थी। अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ही चाहते हैं तो एक ही छत के नीचे लड़ सकते थे। लेकिन मोहसिन मुल्क ने जो है 1906 में कई लोगों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया। 1906 में जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस बात की चर्चा किया। इस बात को उसने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो आखिर दूसरी पार्टी बनाने का क्या औचित्य है। उन्होंने मुस्लिम लीग का उस समय विरोध भी किया था। लेकिन 1913 तक आते आते मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और मुस्लिम लीग के एजेंडे के आधार पर वो चलने लगे। 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ और उस समय उसके अध्यक्ष बनाए गए जिन्होंने एक गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। इन्होंने पहली बार एक संकल्पना दिया कि भारतीय मुसलमानों को अलग राज्य दिया जाए। अलग देश की बात नहीं किया, इन्होंने अलग स्टेट बनाया जाए, जैसे कि कोई एक स्टेट ऐसा हो जाए जिसमें केवल और केवल मुसलमान ही रहें। 1930 में इन्होंने एक संकल्पना दिया मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन में। लेकिन उसके बाद आते आते धीरे धीरे 1940 में मुस्लिम लीग ने अपना द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित कर ही दिया। मुस्लिम लीग ने अंततोगत्वा यह पारित किया कि भारत के आज़ादी के बाद दो राष्ट्र होंगे, एक भारत होगा जो हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान की संकल्पना के विषय में हमने पिछले लेक्चर में विस्तार से थोड़ा सा बताया था कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति करने वाले कौन व्यक्ति थे। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नामक शब्द की संकल्पना किया था। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ये सारी बातें शामिल हुई। तो हमने देखा कि हमारे देश का विभाजन क्यों हुआ। हमारे देश के विभाजन में हिंदू और मुसलमान जब ये टूटने लगे और मुस्लिम नेताओं को लगने लगा कि जो है कि हिंदुओं के साथ हम रह नहीं सकते हैं और अंग्रेज भी उसका बाकायदा समर्थन करने लगे, तो इस वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।